नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार ऑडियो बुक में। मैं रोहित हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत जापानी किताब, वाबी साबी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग को गहरे तक छूने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, कुदरत से गहरा नाता। हर साल लाखों लोग जापान की बेमिसाल कुदरती खूबसूरती देखने खींचे चले आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, धधकते ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने, समंदर किनारे के खूबसूरत तट और दुनिया की कुछ सबसे शानदार बर्फीली जगह। यहाँ हर मोड़ पर आपको कुदरत और मौसम की ताजगी का एहसास होगा। लोग कुदरत को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसके साथ जीते हैं। वे अपने नाम तक कुदरत से जोड़ते हैं, उसे खाते हैं, पहनते हैं और जिंदगी में उससे ही दिशा पाते हैं। कुदरत के साथ जुड़ाव। मैं अपने मोजे घसीटता हुआ एक जैन भिक्षु के पीछे पीछे चल रहा था, जिन्होंने मंदिर के सादे कपड़े, समूहे और एक छोटी सी कपड़े की टोपी पहन रखी थी। ये भिक्षु जुइहो इन मंदिर से थे और उनके पास ज्ञान और कहानियों का एक बड़ा खजाना था। मुझे लग रहा था कि मैं इतनी शांत जगह में ज्यादा सवाल पूछ रहा हूं, पर वे इतने दिलचस्प थे कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने तायान में बैठने का समय बुक किया था, जो सैन नो रिक्यू के असली चाय घर की हूबहू नकल है, जिसे उनकी 400वीं पुण्यतिथि पर बनाया गया था। हम लकड़ी के बरामदे से एक सादे रेतीले बगीचे को देखते हुए एक पल के लिए रुके। तभी भिक्षु ने कोने में मंदिर के दो और मेहमानों को देखा। एक आदमी था जिसने पूरी तरह से सजे धजे कपड़े पहने थे, पर उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसके हाथ में चांदी की कारीगरी वाला एक बड़ा सा बैग था। टोक्यो की भागदौड़ और तेज रोशनी से अचानक इस शांत मंदिर में आकर वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। भिक्षु आगे बढ़कर उससे बात करने लगे। अरे, आप गिंजा से आए हैं क्या? उन्होंने बेहद अपनेपन भरे लहजे में पूछा। नहीं, आक्साका से, उस आदमी ने अपनी थकी हुई सूजी हुई आंखों से जवाब दिया और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखकर पुष्टि चाही। वह भी थकी हुई लग रही थी। आप क्या करते हैं? भिक्षु ने पूछा। मैं कमर्शियल कम्युनिकेशंस में काम करता हूं, उस आदमी ने जवाब दिया। ये साफ नहीं समझ पा रहा था कि एक जैन भिक्षु उससे करियर के बारे में क्यों पूछ रहे थे। क्या मतलब, विज्ञापन, सामान बेचना? उनमें, हाँ, उस आदमी ने अपने मोजों की तरफ असहजता से देखते हुए कहा। ये साफ था कि भिक्षु इस करियर विकल्प को किस नजर से देखते थे। ये एक तरह से आलोचना से ज्यादा उस आदमी के प्रति हमदर्दी थी, जो शायद रात रात भर काम करता था और एनर्जी ड्रिंक और आधी रात के रामेन पर ही गुजारा करता था। मुझे लगता है कि मंदिर में कुछ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा, भिक्षु ने कहा। और फिर मुझसे पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने तायान में अकेले बैठने का समय बुक किया था, पर यह तो ऐसा लग रहा था मानो 3 थके हुए मुसाफिरों का मिलन हो रहा था, जिन्हें चाय घर की शांति की बेहद जरूरत थी। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। और फिर भिक्षु हमें अपने साथ तायान में ले गए, जो मैंने अब तक के सबसे छोटे चाय घरों में से एक देखा था। इसे सिर्फ चुनिंदा लकड़ी के टुकड़ों से बनाया गया था और यह सचमुच अद्भुत था। अंदर कागज से ढकी खिड़कियों से हल्की धूप छन कर आती थी और हवा में तैरती रहती थी, धूल के कणों को बेमतलब ढूंढती हुई। कोने थोड़े अंधेरे थे, पर टोकनुमा की दीवार पर टंगा स्क्रॉल चमकता हुआ लग रहा था। इस शांत और सुकून भरी जगह में, जो सैकड़ों साल की संस्कृति और इतिहास को समेटे हुए थी, मैंने चुप्पी तोड़ी और वापिसाबी के बारे में पूछा। भिक्षु एक पल के लिए रुके, अपना सिर झुकाया और जवाब दिया। वाबी साबी का मतलब है स्वाभाविक होना। ये चीजों के उनके सबसे असली, सबसे प्रामाणिक रूप के बारे में है, बस इतना ही। टोक्यो से आया व्यक्ति धीरे धीरे सिर हिलाता है, पहचान उसके चेहरे पर साफ झलकती है। नरुहोदो, वह कहता है। समझ गया। और फिर मैंने ये जानने के लिए इतना लंबा सफर क्यों तय किया, इतने साल इंतजार किया और एक विदेशी से यह सवाल पूछा, इससे पहले कि मैं इसका जवाब जान पाता। जापानियों का कुदरत से बेपनाह प्यार भिक्षु के विचारों के बावजूद वाबी साबी और कुदरत के बीच के रिश्ते को समझाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देख रहे हो, पर इतना पास से कि वो धुंधला दिखने लगे। वाबी साबी की सोच उन बुनियादी सच्चाइयों पर
आधारित है जो कुदरत और जीवन के चक्र से जुड़ी है। वाबी साबी उन लोगों से आया है जिनकी कुदरत को लेकर पारंपरिक सोच ये रही है कि वे उसका हिस्सा है, उससे अलग नहीं। और फिर भी क्योंकि वाबी साबी और कुदरत इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, जब हम इस रिश्ते को शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हैं तो ये धुंधला दिखता है। इसे और साफ देखने के लिए हमें थोड़ा दूर हटना होगा, अपने माइक्रोस्कोप को फिर से फोकस करना होगा और अपनी आंखों को एडजस्ट करना होगा। कुदरत का साहित्य, कला और संस्कृति पर असर। जब मैंने एक जापानी प्रोफेसर से प्रकृति के साथ जीने के अनुवाद के बारे में पूछा तो उन्होंने शिजेन ओ मेडेरी सुझाया, जिसका असली मतलब कुदरत से प्यार है। कुदरत के प्रति यह गहरा प्रेम, जिसकी जड़ें धर्म में सदियों पुरानी है, ने कला और साहित्य पर गहरा असर डाला है। आज भी कुदरत रोजमर्रा की जिंदगी की लय और रस्मों को प्रभावित करती है और जापान में मौसम के बदलावों पर खास ध्यान दिया जाता है। ऋतुओं का तालमेल, अपनी जिंदगी में मौसमों की अपनी परंपराएं बनाना कुदरत के तालमेल का सम्मान करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है और अपनी जिंदगी में समय के गुजरने को महसूस करने का भी। कुदरत से जुड़ने के लिए सवाल, आप किसी भी समय कहीं भी हो अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए नीचे दिए गए सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। अगर आप इन्हें पूरे साल दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि मौसमों पर नजर रखना आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। मौसम कैसा है? पानी, हवा, सूरज और आप जहां हैं वहां की खास स्थितियों के बारे में सोचें। रोशनी कैसी है? रात का आसमान कैसा दिखता है? कौन से पौधे और फूल उग रहे हैं, खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं या छिप रहे हैं? हाल ही में आपने कौन से जानवर देखे हैं? इस समय मौसम में कौन सी चीजें खाने पीने की उपलब्ध हैं? बाहर जाने पर आप क्या पहन रहे हैं? हाल ही में आपने मौसम के कौन से रंग देखे हैं? हाल ही में आपने मौसम की कौन सी आवाजें सुनी हैं? हाल ही में आपने मौसम की कौन सी खुशबू महसूस की है? हाल ही में आपने मौसम के कौन से बनावटों, टेक्सचर्स का अनुभव किया है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका मूड क्या है? आपकी सेहत कैसी है? आपकी ऊर्जा का स्तर कैसा है? इस समय आपको कौन सी आत्म देखभाल की जरूरत है? आप मौसम के हिसाब से खुद को कैसे ढाल सकते हैं? आपने हाल ही में कौन सी परंपराएं या रस्में मनाई हैं? पुरानी यादों में खो जाएं। आप किस तरह की कुदरत से जुड़ी या मौसम से जुड़ी परंपराओं के साथ बड़े हुए हैं, चाहे वो आपके अपने घर में हो या आपके समुदाय में? आप उन परंपराओं के किसी तत्व को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? आप इस खास मौसम को किसी खास और हल्के फुल्के तरीके से कैसे मना सकते हैं? कुदरती लय से जुड़ना। जापानी कहावत इचियो ओचिते टेंका नो आकियो शिरु हमें बताती है कि एक पत्ते के गिरने से हमें पता चलता है कि पतझड़ आ गया है। ये कहावत बदलाव के करीब होने को समझने के लिए इस्तेमाल होती है। जापानी लोग मौसमों को संकेतों के रूप में देखते हैं, जो हमारी अपनी कुदरती लय के दृश्य संकेत होते हैं। आधुनिक जीवन में ये लय अक्सर टूट जाती है क्योंकि हम अपने दिनों को तेज कृत्रिम रोशनी से लंबा करते हैं। हमारे संवेदनशील शरीर की ताल, बायोरिदम को हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आने वाली नीली रोशनी से बाधित करते हैं और सिर्फ एक हफ्ता होने की वजह से खुद को जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे हमारा शरीर हमें यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि ये सर्दियों में आराम करने का समय है या गर्मी में धूप में बाहर जाने का, और फिर हम सोचते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। मौसम हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। हर दबाव के बाद खिंचाव की जरूरत होती है। हर फैलाव के बाद सिकुड़न की जरूरत होती है। हर कोशिश के बाद आराम की जरूरत होती है। कुछ बनाने के लिए समय होते हैं और प्रेरणा पाने के लिए समय होते हैं। शोर के लिए समय होते हैं और शांति के लिए समय होते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए समय होते हैं और सपने देखने के लिए समय होते हैं। उतार चढ़ाव, वृद्धि और गिरावट, ये फिर से वही विपरीत है। वाबी साबी हमें हमारे कुदरती लय से जुड़ने का न्योता देता है। इस समय के मौसम में, हमारे जीवन के इस मौसम में और हमारे दिन के इस पल में।
आग जलाने के उत्सव से सबक आमतौर पर क्योटो के उत्तर में स्थित छोटा सा गांव कुरामा एक शांतिपूर्ण जगह है, जहां पर्यटक कुदरती गर्म पानी के झरनों में आराम करते हैं या पहाड़ी पर बने मंदिर मार्ग का अनुसरण करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग है। आज सालाना हाई मात्सुरी आग उत्सव है और जलती हुई मशालों और चमकते आसमान की कहानियां दूसरों को भी खींच लाई हैं। बहुत सारे लोग, सड़कें शाम होते ही और अंधेरा गिरते ही चहल पहल से भर जाती है। मंत्र शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जोर जोर से पैर पटकने की आवाज आती है। पुरुष जो जी स्ट्रिंग और पत्तों वाली मिनी स्कर्ट पहने होते हैं धीरे धीरे सड़कों पर चलते हैं। पहले धीरे धीरे, फिर 15 फुट लंबी मशाल को अपने कंधों पर रखने की आदत डालते हैं। छोटे बच्चे अपनी जलती मशालें पकड़े हुए अपने पिता के कदमों का अनुसरण करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान होती है जो 250 पाइंड मशालों की नाचती हुई लपटों से चमकती है। ये जलती हुई मशालें अंधेरे में एक मिशन को पूरा करती हुई शिंटो मंदिर युकी जिंजा के सामने की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कामी आत्माओं को उनके रास्ते पर मार्गदर्शन करने की कोशिश करती है। कामी का रास्ता हमने बौद्ध धर्म के प्रभाव का जिक्र किया है, लेकिन हमें शिंटो जापान की अपनी धार्मिक परंपरा के प्रभाव पर भी गौर करना चाहिए। इसका मतलब है कामी का रास्ता। शिंटो गहरे रूप से कृषि चक्र और कुदरती दुनिया की पवित्रता से जुड़ा हुआ है और ये कामी आत्माओं या देवताओं की पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित है। शिंटो के ग्रैंड मास्टर मोटोहिसा यामाकागे के शब्दों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हुए और जटिल दर्शन का सहारा लिए बिना जापानी लोग कुदरत को कामी के उपहार के रूप में प्यार करते और सम्मान करते हैं। कुदरत और जीवन के चक्र के साथ इस गहरे जुड़ाव के चलते वाबी साबी जापानियों के दिलों में गहराई से समाया हुआ है। पाट जंगल से हाल ही में जापानियों के साथ एक लंबी सैर पर हम एक बड़े चट्टान के किनारे पहुंचे, जहां एक गिरा हुआ लकड़ी का लॉग था जो बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह थी और ताजगी से भरी हुई एक कप ताज़ा कुरमोजी चाय, मसालेदार चाय पीने के लिए भी। ये मेरे लिए एक नया स्वाद था। शुरुआत में थोड़ा मसालेदार, लेकिन बाद में मीठा, स्वादिष्ट। हमने जंगल के नीचे बर्फीली हवा में रचनात्मकता और शांतिपूर्ण सत्र का अनुभव किया। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।